इंट्रोडक्शन से पहले थैंक यू बोलना है। इतना जो अप्रिसिएशन प्यार आप लोग दे रहे हो इन लास्ट 2-3 डेज, हम देख सकते हैं इसे। एंड जिनको नहीं पता है, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, आई विल सजेस्ट कि पहले तो आप इस वीडियो को पूरा देखो। इस वीडियो के साथ साथ 20 अगस्त 21 अगस्त वाले वीडियो को भी देखना, एंड 23 अगस्त, जहाँ पे मैंने हमारे डेली करेंटली डिस्कशन में जो डेली न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स उसको तो एनालाइज किया ही, साथ साथ आंसर राइटिंग ब्रेनस्टॉर्म करना मल्टीपल वेज में, मल्टीपल अप्रोचेस के थ्रू कैसे हम आंसर्स को टॉपर्स की कॉपीज की हेल्प लेते हुए हम कैसे एड्रेस करेंगे, वो हम सीखते हैं। एंड मैं अलाउ करता हूँ कि जो हमारा अंडरस्टैंड यूपीएससी का 2026 वाला ग्रुप है, वहाँ पे आकर आप अपनी कॉपीज एक मतलब कि सर्टेन टाइम देता हूँ मैं, सबमिट करो, एंड वहाँ आप अपनी कॉपीज को मैं उस पर रिव्यू देता हूँ, ठीक है, फीडबैक देता हूँ। तो लास्ट 2-3 डेज में बहुत सारे बच्चों ने अपनी कॉपीज अपलोड की है। अगर आपको नहीं पता है, आप डायरेक्टली इस ग्रुप पे जा सकते हो। ये जो पूरा आज का डिस्कशन है उसका ये पीडीएफ आपको अंडरस्टैंड यूपीएससी वेबसाइट या ऐप पर मिल जाएगा। नहीं तो दूसरा भी तरीका मैं बता देता हूँ। पहला तो आप इस ऐप पे पीडीएफ पे यहाँ पे इस आइकन पे टैप करोगे ना, तो डायरेक्ट आपको उस ग्रुप पे ले जाएगा। इन केस इस तरीके से भी आप नहीं जा पा रहे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सेकंड लिंक है उस पर क्लिक कर दो, तो आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। तो वहाँ जाकर देखोगे, पता चलेगा कि कितने बच्चे सीख रहे हैं एंड अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला सेक्शन हमारा होता है कोट वाला सेक्शन। मैं एक कोट देता हूँ, एंड यू नो इससे आजकल कितना फिलोसफिकल आ रहा है वो तो आपको पता ही होगा अगर आपने 2025 का पेपर देखा हो जो रिसेंटली हुआ है। तो सबसे पहले जो मैंने कोट दिया था सैटरडे को, उसमें मैं करता क्या हूँ, कोट का एसेंस बताऊंगा, कोट का जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसका मल्टीपल जो इंटरप्रिटेशन है वो बताऊंगा, एंड एग्जांपल्स अच्छे दिख गए तो वो भी बता दूंगा। और ये मैं पहले देता हूँ एक दिन पहले, एंड आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ता है। बहुत सारे बच्चों ने अपने तरीके से इस कोट को समझ के कीवर्ड को इंटरप्रेट किया है एंड एग्जांपल्स दिए। सो मैं स्टार्ट करूंगा हमारे कोट सेगमेंट से। तो फर्स्ट थिंग इज द रोड ऑफ अ ग्रीनर फ्यूचर बिगिंस विद द स्मॉलर। जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मुझे देखे हैं मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है, आप देख सकते हो, मैं बताऊंगा आगे। सो इस कोट का सिंपल मतलब है, कोई भी पढ़ेगा समझ जाएगा कि हम अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, ग्रीनर फ्यूचर को हम बस एनवायरमेंट इकोलॉजी तक सीमित मत करना, ठीक है। मल्टीपल इंटरप्रिटेशन इसके हो सकते हैं। सो ट्रांजिशन मतलब कि हम हेल्दी फ्यूचर कह सकते हो चाहते हैं, तो वो स्मॉलर फुटप्रिंट से, स्मॉलर कॉन्शियस स्टेप से शुरू होता है, ठीक है। सो ये इसका मतलब है इस कोट का। अब इसमें रोड है, ग्रीनर फ्यूचर है, बिगिंस का मतलब तो स्टार्ट होता है, तो इसको मैंने इंपॉर्टेंट नहीं माना है तो इसको रहने ही दिया, आप लोग जानते ही हो, एंड स्मॉलर फुटप्रिंट्स पे फोकस किया है। तो लेट अस सी रोड को हम क्या समझ सकते हैं यहाँ पे। अगर ये ऐसे होता है और डायरेक्टली मेंस में आता तो हम क्या सोच सकते हैं, जर्नी बोल सकते हैं, हमारी जर्नी का मतलब रास्ता है। पाथ है, मतलब कि जो भी हमारी जर्नी है, फिर पाथ है, फिर ट्रांजिशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, कोर्स ऑफ एक्शन है, मतलब मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है। आप लोग खुद सोचो कि रोड का यहाँ पे क्या क्या मतलब मैं निकाल सकता हूँ, इससे बहुत ज़्यादा निकलेगा। मुझे जो जो समझ आया मैंने इसको शो कर दिया। सेकेंड थिंग इज ग्रेटर फ्यूचर की बात है। अब ग्रेटर फ्यूचर जो है उसका क्या मतलब है कि हेल्दी फ्यूचर कह लो या हेल्दी स्टेट कह लो, ठीक है। फिर सस्टेनेबल टुमारो हो, गेटिंग माई पॉइंट, आप लोग समझ पा रहे हो, फ्लरिशिंग स्टेट हो, ठीक है। तो इसका सिंपल मतलब यही है। आप लोग और भी ज़्यादा इसको ओपन कर सकते हो, और भी ज़्यादा इंटरप्रेट कर सकते हो अलग अलग तरीके से। देन वी हैव स्मॉलर फुटप्रिंट्स। तो क्या है, जेंटल स्टेप्स हम लेते हैं, ठीक है। मेजर्ड प्रेजेंस है, ठीक है, सोच समझ के, कॉन्शियस कह सकते हो। देन वी हैव मिनिमल एफर्ट्स हम लगाते हैं जितनी ज़रूरत है, मिनिमलिज्म होता है ना। एंड देन सिंपल सिंप्लिसिटी, इस तरह से चीज़ें करते हैं बहुत मतलब हैवी लेवल पे छोटे छोटे काम। जैसे अभी आंसर राइटिंग आप कर रहे हो, तो मैं तो बस एक पार्ट डिस्कस करता हूँ, तो क्या सिंपल है। हाँ, भले ही सब्जेक्ट वाइज हम जा रहे हैं, अभी हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया, सॉरी सोसाइटी स्टार्ट किया, फिर हम जाएंगे ज्योग्राफी पे, आर्ट एंड कल्चर का भी करेंगे, देन वी विल मूव टू पॉलिटी, देन GS2 के जो अदर सब्जेक्ट्स है वो करेंगे, GS3 पे जाएंगे, GS4 पे। मतलब इसमें आप कितना कुछ सीखोगे। तो एक छोटा सा ही स्टेप है ना, 5 to 10 मिनट्स आपको डेली देने, एंड इतने तो आप रील्स में दे देते हो, डेली रील्स देखते हो ना, तो आप सोचो कि कितना फायदा होने वाला है आपका, और दैट टू फ्रॉम द टॉपर्स कॉपीज, ये ध्यान में रखना, ठीक है। सो यही इसका मतलब है। कल का जो सॉरी आज का जो कोट है वो है बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। आप लोग ये ऐसे कहीं सुना या देखा नहीं लग रहा है, ये 2025 पेपर में आया है, मेंस के पेपर में, ऐसे में वन ऑफ द एसेज है। तो ये आपको इसमें कीवर्ड्स निकालने हैं, कमेंट सेक्शन पे में लिखना है। यू हैव टू यू नो एसेंस बताना, एसेंस भी कि क्या मतलब है इसका, एंड प्लस कीवर्ड्स का जो इंटरप्रिटेशन भी करना है, मतलब कीवर्ड्स निकाल कर उसका इंटरप्रिटेशन मल्टीपल वो भी करना है। एंड देन अगर रियल लाइफ एग्जांपल कोई आपको दिखता है तो वो बता देना, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, ओके। सो ठीक है, सो लेट अस गो। हम चलते हैं हमारे द डायमेंशन फैक्ट्री में, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट, आई मीन सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो यही हो गया है। सो लेट अस स्टार्ट। ग्लोबलाइजेशन इज इनक्रेडिबली एफिशिएंट, आप लोगों को पता है, इनक्रेडिबली अनजस्ट। आप लोगों ने अगर 23 अगस्त का नहीं देखा है वीडियो तो गो एंड वॉच इट, ये रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो इसको जो हमने सॉल्व किया था, तो पहले 2 इंपॉर्टेंट डिमांड्स निकाले थे, थोड़ा सा क्विक रिकैप दे देता हूँ कि क्वेश्चन का डिमांड ये है कि हमें दिखाना एफिशिएंट कैसे है ग्लोबलाइजेशन एंड अनजस्ट कैसे है। और ग्लोबलाइजेशन आपको पता होगा सोसाइटी में इससे बहुत क्वेश्चन आए, GS1 UPSC मेंस, ठीक है। सो
अब मैं आता हूँ, 2 डिमांड है एंड इसको एग्जामिन करना है इंडियन कंटेक्स्ट में। तो मैंने इंट्रो बताया था कैसे हम ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन, एक ट्रेडिशनल तरीका है। कई लोग ने कल कॉपी जब सबमिट की तो मैंने देखा कई लोगों ने कोट के साथ स्टार्ट किया, कई लोगों ने कॉन्ट्रास्ट के साथ स्टार्ट किया। मतलब जाके कॉपीज देखोगे ना तो और सीखोगे। मैं रिकमेंड करूंगा कि गो इन दैट ग्रुप, ज्वाइन करो एंड देखिए जाके कॉपीज में कितने अच्छे चांसेस बच्चे लिख रहे हैं एंड आप भी सीख सकते हो धीरे धीरे। देन वी हैव इसको इंडिया से कनेक्ट कर दिया एंड देन फर्स्ट जो है एफिशिएंट शो करना है। एफिशिएंट शो करने के लिए हमने जो अप्रोच अपनाया था दैट इज पेस्टल। आई मीन क्यों अपनाया था ये भी मैं बताऊंगा। इसमें मैंने सिंपल इकोनॉमी उठाया, सारे पेस्टल को मैंने नहीं बताया था। इकोनॉमी लिया, टेक्नोलॉजी लिया, सोसाइटल लेवल पे देखा एंड देन इकोनॉमिक कल्चरल लेवल पे देखा। इन 4 में मल्टीपल डायमेंशंस मैंने जनरेट किए थे, जाके आप देख लेना, मैं रिकमेंड करता हूँ अगर नहीं देखा है। लेकिन इतना तक ही ये लिमिट नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम जो है अप्रोचेस मैं बता सकूँ। सो लेट अस मूव टू द पेस्टल अप्रोच। मैंने बताया था क्योंकि सबसे ऐसे क्वेश्चन जेनरिक होते हैं, ये कोई बिगिनर भी जिसने 9-10 तक की पढ़ाई कर रखी है ना, वो भी थोड़े बहुत पॉइंट्स निकाल सकता था। इसीलिए मैंने इसको डिस्कस किया था। कह लो इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, इसमें कल्चर नहीं है एंड वी हैव सोसाइटी। ठीक है, ये 4 चीजें मैंने निकाली थी एंड इस पर डिस्कशन किया था। लेकिन इस क्वेश्चन को हम और भी मल्टीपल वेज में ब्रेक कर सकते हैं, आपके ऊपर ये निर्भर करता है। मैं दिखा देता हूँ। जैसे एक है हम नॉर्मल स्टेक होल्डर अप्रोच से कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट, मतलब कि कैसे एफिशिएंट है, अभी मैं वो शो कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जैसे क्या इंपैक्ट पड़ा, रेवेन्यूज बढ़ गए, ठीक है, और क्या कर सकते हो, ग्लोबल कॉपरेशन बढ़ गया, इसमें भी सब डायमेंशंस निकालो। फिर वी हैव मतलब एग्जांपल्स तो दे दिया, सब डायमेंशंस भी निकल सकते हैं, ठीक है। लोकल लेवल पे, मतलब सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या लोकल, 3 जो लेवल्स है उस पर हम देख सकते हैं। देन वी हैव बिजनेसेस पे क्या इंपैक्ट पड़ा, मतलब एफिशिएंट में है तो तारीफ करनी है, ठीक है, कि मार्केट का एक्सेस मिल गया, ठीक है। एंड देन वी कैन शो कि स्केलिंग हुई, इन्वेस्टमेंट आया तो स्केलिंग हुई। देन कंज्यूमर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ा, एक तो चीपर गुड्स मिले, दूसरा वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स मिलने लगे, ठीक है। एंड यहाँ हम कल्चरल एस्पेक्ट को शो कर सकते हैं कि कल्चरली कैसे बेटर हुए हम। देन आई कैन शो कि वर्कर्स पे क्या अच्छा इंपैक्ट पड़ा, जॉब क्रिएशन ज्यादा हुआ। फिर एकेडमिया पे रिसर्च वगैरह, इसको हम शो कर सकते हैं ना। वर्कर्स पे क्या, न्यू जॉब एवेन्यूज, जैसे IT, BPO, गीग वर्कर्स ऐसे होते हैं ना। देन वी कैन शो कि फार्मर्स पे क्या असर पड़ा, कैसे बेटर हुआ फार्मर्स की लाइफ, कैसे, तो वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। देन वी कैन शो कि एकेडमिया पे, जैसे मैंने बोला कि एकेडमिया पे ऑलरेडी मैंने बोल दिया है कि रिसर्च जो है हम कोलैबोरेट करके कर सकते हैं, ठीक है, नॉलेज फ्लो होता है। मतलब इसमें और भी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, मैं बस बता रहा हूँ कि एक अप्रोच ये अपना सकते हो। नेक्स्ट अप्रोच इज डेमोग्राफिक स्टेक होल्डर अप्रोच। ये क्या है कि सोशल लेवल पे जो स्टेक होल्डर्स हैं उसको मैं ले रहा हूँ, जैसे क्या, यूथ, वुमेन, एल्डरली जो हैं लोग, चिल्ड्रेन, मतलब स्टार चिल्ड्रेन से ही कर सकते हैं। फिर जो वल्नरेबल या मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, मतलब वैसे तो इसमें बहुत सारे हैं बट स्पेशली ये SC STs, LGBTQs, इनके लिए क्या चीज़ें बेटर हुई, कैसे, जैसे कि यूथ के लिए क्या जॉब क्रिएशन कर सकते हैं, ठीक है। और भी चीज़ें आप निकाल सकते हो कि स्टार्टअप्स या एजुकेशन के बेटर हुआ, ठीक है। वुमेन के लिए हम कर सकते हैं कि उनकी जो एक तो जॉब अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हुई है एज कंपेयर टू LPG रिफॉर्म्स से अगर कंपेयर करें तो। देन वी कैन एल्डरली के लिए कर सकते हैं सोशल सिक्योरिटी या हेल्थ रिलेटेड चीज़ें बेटर हुई, उनके लिए हेल्थ सर्विसेज बेटर हुई। चिल्ड्रेन के लिए कर सकते हैं कि एजुकेशन जो है वो बेटर हुआ, हाँ, मतलब बेटर एक्सेस टू एजुकेशन, अफोर्डेबल गुड्स, टॉयज, ये सारी चीज़ें, इवन टॉयज में इंक्लूड कर रहा हूँ कि सस्ते चीज़ें उनको जो खेलने के लिए है वो मिल रहे हैं। देन उनके हेल्थ के लिए भी चीज़ें बेटर हुई, इम्यूनाइजेशन जो है WHO की वजह से। मतलब जस्ट सोचो कितना चीज हम निकाल सकते हैं। ये सब हमें पता है, बस हमें आता नहीं है करने। आता है, आप जब पढ़ रहे होगे ना तो आपको लगा ये सब तो मुझे सब आता है, मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। देन वन मोर अप्रोच मैं बता सकता हूँ, लोकल, नेशनल, ग्लोबल। अब लोकल लेवल पे क्या चेंजेस आए, जैसे डिजिटलाइजेशन हुआ है, ठीक है, या फार्मर्स लोकल लेवल पे क्या फायदा हुआ है। यहाँ पे अप्रोच अलग है तो मैं यहाँ पे फार्मर्स का या स्मॉल बिजनेसेस के लिए क्या फायदा हुआ, ये सारी चीजें मैं शो कर सकता हूँ, या लोगों के लिए क्या फायदा हुआ ये शो कर सकता हूँ लोग। फिर नेशनल लेवल पे हम जा सकते हैं, FDI, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें। ग्लोबल लेवल पे भी जा सकते हैं, क्या सप्लाई चेन इंटीग्रेशन हम शो कर सकते हैं। हम शो कर सकते हैं कि कैसे कोलैबोरेशन हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल साइंटिफिक कोलैबोरेशन, जैसे वी हैव इसरो और जो नासा है उन्होंने मिलकर निशार NISAR लॉन्च किया है। तो यहाँ पे आप ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही देख रहे हैं ना, ये इंटीग्रेशन हो रहा है। मतलब मैं तो एक एस्पेक्ट शो कर रहा हूँ, अच्छे एग्जाम्पल्स, करेंट एग्जाम्पल्स। फिर वी हैव टेम्पोरल फेज वाइज मैनर में हम दिखा सकते हैं, जैसे प्री ग्लोबलाइजेशन क्या था एंड पोस्ट ग्लोबलाइजेशन कैसे एफिशिएंट हुआ। जैसे प्री ग्लोबलाइजेशन में इकोनॉमिक क्लोज थी, इस तरह से हम सोच सकते हैं क्या, ठीक है। एंड देन पोस्ट ग्लोबलाइजेशन में कैसे चीजें हुई, इकोनॉमिक ओपन हुई एंड देन बेनिफिट्स हम शो कर सकते हैं। इवन थर्ड जो फेज में हम आ सकते हैं करंट में, जहाँ पे डिजिटल ग्लोबलाइजेशन है, मतलब इवन किराना स्टोर्स भी इंपैक्टेड है कि UPI आ गया, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गई, ये सारी चीजें। ऐसे भी हम जा सकते हैं। एक और अप्रोच है वैल्यू चेन अप्रोच। वैसे ये तो छोटा सा पार्ट है स्टेक होल्डर अप्रोच का ही। अगर आप ऐसे भी जाना चाहते हो कि प्रोडक्शन साइड में क्या फायदा हुआ,
कंज्यूमशन साइड, कंज्यूमर साइड में क्या फायदा हुआ या ट्रेड साइड में क्या फायदा हुआ, ये सारी चीजें ऐसे शो कर सकते हो। सो इसको भी हमने मल्टीपली ब्रेक कर लिया, बट सबसे कॉमन यही है, सबसे ईजी लगता है, और इसी से बहुत सारी चीजें खुल जाती हैं। मतलब हम शो कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी में हम शो कर सकते हैं कोलैबोरेशन, ठीक है, जैसे इसरो एंड नासा का, ठीक है। टेक्नोलॉजी में हम शो कर सकते हैं कि कैसे AI वगैरह जो है वो दुनिया में फैल रहा है। मतलब इसका मेन जो सोर्स है वो तो डेवलप कंट्री है, बट फैल रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया एंड ऑल। सो यही है, इसको हम इस तरह से कर सकते थे। देन हम आते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड एस्पेक्ट पे, दैट इज ग्लोबलाइजेशन अनजस्ट है। अब इसको भी शो करने के वो सारे अप्रोचेज हम यूज कर सकते हैं, बट मैंने प्राइमरीली इकोनॉमी, टेक, सोशल एंड कल्चरल को उठाया था, तो इसी पे मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा। एंड अभी आप लोगों को कहूंगा पहले आप लोग ब्रेनस्टॉर्म करो, पेन एंड पेपर लो, ब्रेनस्टॉर्म करो, देन ये जो डिस्कशन है वो देखना। ये सेकंड पार्ट का, आज का यही है, डे 4 का। सो लेट अस स्टार्ट। इकोनॉमिक लेवल पे देखो तो इनइक्वालिटी बढ़ी है, ऑब्वियसली ये तो सबसे इजी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑक्सफैम का रिपोर्ट यूज कर सकते हैं, पॉइंट सब्सटेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चंस में, मैंने पहले भी बोला है। देन जॉबलेस ग्रोथ में हम कोई अगर आपके पास रिसेंट डेटा है उसको शो कर सकते हो। मुझे जहां तक एक याद है 2004 से 9 के बीच में जो इंडिया की ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ थी वो 8% के आसपास थी, बट जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ थी वो इट वाज ओनली 0.1%। तो ग्रोथ तो हो रहा है बट जॉबलेस ग्रोथ है, तो ये भी इशू है। देन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब जैसे MNCs आ रहे हैं ना, वो मतलब कि छोटे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उसको खा रहे हैं, तो इसको भी आप शो कर सकते हो अगर आपके पास कोई डेटा है, कोई फैक्ट्स फिगर्स है। देन एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज होती है ना, अभी कोविड आया था तो क्या क्या आपको सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई थी, या इकोनॉमी जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया था, मतलब दुनिया भर की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट की थी, तो इस जो दुनिया में हो रहा था उसका इंपैक्ट हम पे भी पड़ा था, ठीक है। सेकेंडली कॉन्ट्रैक्शन जो हुई थी, एंड एक और एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 वाला, ठीक है, एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक की हमने बात की थी, तो डिजिटल डिवाइड है ना, एंड रूरल अर्बन डिवाइड से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि 31% ही जो विमेन रूरल हाउस होल्ड है उनको एक्सेस है इंटरनेट का इंडिया में, और अर्बन की बात करें तो वो 70+% है, तो फर्क है यहाँ पे। दूसरा है टेक डिपेंडेंसी, हम डिपेंडेंट है फॉरेन कंट्रीज पे, है ना। फिर वी हैव रिस्क ऑफ जॉबलेसनेस, अब ऑटोमेशन की बात होती है, अभी AI आया है, न्यूज में खूब रहता है, तो रिस्क है टेक्नोलॉजिकल, जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो इंटीग्रेशन हो रहा है उसमें इसका भी डर है। देन वी हैव डेटा कॉलोनियलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बड़ी कंपनीज जो टेक कंपनीज है ना, सॉफ्टवेयर कंपनीज, वो डेटा जो है अपने पास ले लेते हैं, अपनी कंट्री लेके चले जाते हैं। एंड वो जो ब्रिटिश एनालिटिका टर्म था ना, उसमें ये दिखा था, ठीक है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं इसको। फिर सोचो सोशल लेवल पे क्या कमियां हैं, तो जो पॉइंट्स उधर थे ना, हेल्थ को दिखाएंगे कि कंज्यूमरिज्म बढ़ा है। देन जंक फूड बहुत लोग खाने का आदत हो गया, लेज, सॉरी मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, मतलब चिप्स जो होते हैं इस तरह से, वो। देन वी कैन सी की जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं वो हम पीते हैं बहुत, एंड ओबेसिटी बढ़ती है, उससे बहुत सारे लाइफ स्टाइल डिजीजेज होते हैं, जैसे कि डायबिटीज, ये सारे। तो ऐसे हम सोच सकते हैं। फिर वी कैन सोशल एलिमिनेशन, जो फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है सोसाइटल लेवल पे, देखो पहले जो हुआ करता था हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, अब जो है ना न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट आया है, तो उसकी वजह से एलिमिनेशन एंड देन डिप्रेशन जैसी चीजें आपको दिखती हैं, ठीक है। देन वी हैव इंडिजीनियस ट्राइब्स डिस्प्लेस हो जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स आते हैं जैसे कि माइनिंग वाला, ये सारे, इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होती है उनकी। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, सरदार सरोवर डैम जो बन रहा था उसमें वर्ल्ड बैंक और बहुत सारे मल्टीलैटरल जो बैंक्स थे उन्होंने पैसा डाला हुआ था, मतलब उन्होंने लगाया हुआ था, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो रहे थे। तो कहा गया कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये सारी चीजें हुई ना, उसका लॉस भी हुआ है, खास करके जो इंडिजीनियस ट्राइब्स हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन है। देन वी हैव वुमेन को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली है बट लो पेइंग जॉब्स ज्यादा उनको ऑफर हुई है, ये इशू है, इक्वालिटी नहीं है। देन ट्रेडिशनल इथोस जो है इंडियन सोसाइटी का, ये डेवलपिंग कंट्रीज में ट्रेडिशनल होता है ना, द एशियन वैल्यू, ठीक है, इस तरह की चीजें उसमें डिक्लाइन कर रही है, वो जो फैमिली वाला था संस्कार एंड ऑल, ये सारी चीजों में डिक्लाइन हो रहा है, जो हमारी यूनिकनेस है। देन वी हैव कल्चरल एस्पेक्ट, जहाँ पे देखोगे होमोजिनाइजेशन दिखता है, उसका भी बहुत एस्पेक्ट है। फूड में जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है वो हम नहीं खाते हैं, एंड देन पिज्जा बर्गर एंड ऑल। देन क्लोथ्स भी हम पहनते हैं एक जैसे ही, जो उधर पहने जाते हैं वेस्टर्न साइड, वो हम उसको अपना रहे हैं, ठीक है। देन लैंग्वेज भी हम अपना इंग्लिश फ्रैंका लैंग्वा बन रहा है, हम अपना जो लोकल लैंग्वेज है उसको छोड़ रहे हैं। देन वी हैव आर्ट्स में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, म्यूजिक एंड ऑल, डांस एंड ऑल, सब कुछ हम अपना लूज कर रहे हैं। तो कल्चरल लेवल पे ये देख सकते हैं। एक और चीज मुझे ये कहना था, और मैं इस चीज को कल रात में जब कॉपी इवैल्यूएट कर रहा था या फीडबैक दे रहा था, तभी बच्चे को मैंने बोला था कि देखो कॉपी इवैल्यूएशन जो है ना, सॉरी इस क्वेश्चन में ना एक बहुत सुंदर सा चीज निकल के आएगा, एंड ये मैंने सीखा था फ्रॉम 2019 टॉपर प्रत्युष पांडे सर, उन्होंने ये बताया था, एंड मैंने उनकी कॉपीज में देखी थी। मैं बताता हूँ कि एक तरफ तो हमने दिखा दिया कि ग्लोबलाइजेशन एफिशिएंट है, दूसरी तरफ हमने अनजस्ट दिखाया, ठीक है। एंड एक छोटा सा, क्योंकि 150 वर्ड से हमारे पास उतना लेवरेज नहीं है स्पेस का, अगर 250 होता तो डेफिनेटली वे फॉरवर्ड लिखना था,
अगर नहीं है इधर लेवरेज तो सिंपली 3-4 पॉइंट्स का जितना भी हो पाए एक छोटा सा बना दो बॉक्स एंड छोटे छोटे पॉइंट्स लिख दो, इतना स्पेस वो कवर करेगा, ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा। तो प्रत्युष पांडे सर का कहना था या उनकी कॉपीज में मुझे ये दिखा कि एक तो पहले अच्छी चीजें हमने दिखाई एफिशिएंट, फिर उसमें जो कमियां हैं या अनजस्ट है वो दिखाया, एंड देन वे फॉरवर्ड फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। अगर हम ये दिखा देंगे तो सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। अब आप लोग पूछोगे तो ये चीज तो हमने नहीं दिखाया था, लास्ट जो क्वेश्चन था वेमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस परसिस्ट करता है इंडिया में, तो उसके लिए मैं ये बोलूंगा कि वहां पे क्वेश्चन का डिमांड ये था जो 20 अगस्त वाला है, उस दिन उसमें क्वेश्चन का डिमांड था पहला कि वायलेंस जो है वो परसिस्ट करता है वो शो करो अलग अलग फॉर्म्स में, एंड कैसे इफेक्टिवली एड्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन खुद मांग लिया है सेकंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन में, तो जरूरत नहीं थी उधर, बट यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मांगा है, तो हम एक इशू है उसको उसके छोटे सॉल्यूशंस दे सकते हैं। जैसे वे फॉरवर्ड में हम शो कर सकते हैं कि डोमेस्टिक जो हमारी कैपेसिटी है उसको बेटर करना है, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत का जो नारा है हमारा, पीएलआई है या एग्रीकल्चर जो है हमारी उसको टेक्निकली अपग्रेड करना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, ठीक है, एंड देन इंक्लूसिव होनी चाहिए ग्लोबलाइजेशन। जैसे कि हम रिफॉर्म्स की बात कर सकते हैं, जो मल्टीलैटरल जो बॉडीज हैं जैसे WTO, IMF, यूनाइटेड नेशन या वर्ल्ड बैंक, ठीक है, बहुत सारे ये लोग रेस्ट्रिक्शंस भी लगाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज पे, तो अगेन यहाँ पे रिफॉर्म्स की जरूरत है, सबको इसमें सोचना पड़ेगा। देन क्योंकि मैं डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या इंपैक्ट है, तो साउथ साउथ कॉपरेशन जो कि डेवलपिंग कंट्रीज का ही कॉपरेशन है उसको और ज्यादा बेटर और ज्यादा इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, जैसे कि हो रहा है, और मेजर लेवल पे जो है और इंक्लूसिव बनाना चाहिए, जैसे ब्रिक्स है, इब्सा है, इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका या बिम्स्टेक है, ठीक है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ज्यादा करना पड़ेगा। देन वी हैव पीपल सेंट्रिक, हमें जो है मतलब कि रास्ता हमें देखना पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन से जो फायदा हो रहा है इंक्लूसिव होना चाहिए और सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल इस सेंस में कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है रिसोर्सेज का, ये हमने मिस कर दिया यार। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, एक एस्पेक्ट आप ऐड कर सकते हो, सोशल में ही ओवर एक्सप्लॉयटेशन या एनवायरमेंट वाला फैक्टर डाल सकते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिसोर्सेज को ना सस्टेनेबल यूज होनी चाहिए उसकी। एंड देन कंक्लूजन हम दे सकते हैं, आपको जो भी मन हो आप दे दो। मुझे जो लगा कि कम समय में कि फ्यूचर लुकिंग या फ्यूचर की तरफ हम देखते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन जो है ना, ग्रोथ अगर चाहिए ग्लोबलाइजेशन में तो इस तरह से होना चाहिए कि फेयर, इंक्लूसिव एंड रेजिलियंट होना चाहिए, ठीक है। और भी कुछ आपको यूनिक दिखता है तो आप कर सकते हो आंसर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपने अगर ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, ये सॉल्यूशन देख लिया, तो 7 to 9 PM ग्रुप जो है आपके लिए ओपन होगा, आप वहाँ पे अपना ब्रेनस्टॉर्म किया हुआ या आंसर लिखा हुआ जो भी PDF है वो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस थिंग। अब हम चलते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स पे। सो लेट अस स्टार्ट। आज थोड़ा ज़्यादा समय लगा इसमें, तो आई विल ट्राई कि कल से थोड़ा कम समय थे, अभी मैं समझाने पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। सो पहला है ट्रॉट फार्मिंग। अब ट्रॉट होता क्या है इसको हम समझेंगे। सेकेंड, और ये आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड है, एंड मैं दिखाऊंगा कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड, इस तरह से जो स्पेसीज होते हैं ना, उस पर मछली वाले स्पेसीज होते हैं यूनिक, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदू पेज नंबर 2, बिल्स टू स्टीर वॉयेज टू अमृतकाल। अभी 5 बिल्स जो है ना पार्लियामेंट ने पास किया, मतलब कि अभी कुछ उसमें एक्ट बन गया है, प्रेसिडेंट जब असेंट देते हैं तो एक्ट बन जाता है, बट 2 हाउसेज से बिल पास हो गया लास्ट मॉनसून सेशन जो अभी रिसेंटली एंड हुआ था। तो उसका क्या, क्यों लाया गया है, क्या उसका एम है, ठीक है, वो सारी चीजें देखेंगे, और इंपॉर्टेंट जो डेटा रहेगा उसको भी हम समझेंगे शिपिंग से रिलेटेड। देन, और ये हिंदू पेज नंबर 13 है, और ये GS3 से रिलेटेड आर्टिकल है, इकोनॉमी से आप इसको जोड़ सकते हो और एनवायरमेंट से भी जोड़ सकते हो। देन आई गेस ये रिपीट हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बिल, द नीड फॉर अ बैलेंसिंग एक्ट, ठीक है। तो आपको पता है 130th कॉन्स्टिट्यूशन बिल अभी लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड उसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, बट उसमें जो इशूज है ना, उस पर एक एडिटोरियल आ जाया है हिंदू में, उसको हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इशूज हैं उस बिल को लेकर, और जिसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया। तो ये पॉलिटी GS2 से आप इसको, या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक फेवरेट टॉपिक है UPSC का मेंस में, उस पर क्वेश्चन उसके संदर्भ में आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट इज इंडिया एंड द वर्ल्ड इन डेयरी, तो एक एग्रीकल्चर पे आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस में, अच्छा आर्टिकल है। समझेंगे कि इंडिया के पास जो प्राइस एडवांटेज है बट लॉन्ग टर्म में वो सस्टेनेबल नहीं है, हमें क्या करने की जरूरत है उसको हम समझेंगे। कंपैरिजन है बिटवीन इंडिया एंड US, एंड US के साथ जो डेयरी से रिलेटेड US जो प्रेशर इंडिया पे लगातार बना रहा है कि अपनी डेयरी मार्केट ओपन करे इंडिया, तो उस पूरी चीजों को हम ना अच्छे तरीके से समझेंगे, इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मेंस इनरिचमेंट वाला आर्टिकल है, इसमें 2 आर्टिकल है, यहाँ पे मैंने एक ही यहाँ रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि लेट्स गो देयर, आई विल शो यू। सो वी हैव, एक तो नॉर्वे वाला एग्जांपल है, सैटरडे को आया था, और ये GS2 एजुकेशन में जो इनोवेशन आ रहा है उस पे है 2 सुंदर सा आर्टिकल जो आपके मेंस के आंसर, और तमिलनाडु वाला आज वाला है कि कैसे QR कोड का यूज किया गया है बच्चों के सेफ्टी के लिए। एंड देन वी हैव डेनमार्क का, सॉरी नॉर्वे नहीं, डेनमार्क वाला एग्जाम्पल है, कैसे जो बुक्स होते हैं ना, फिजिकल बुक्स, उसको पढ़ने के लिए कैसे इनकरेज किया जा रहा है, रादर स्क्रीन टाइम जो बच्चे ज्यादा देते हैं, तो उसके लिए क्या गवर्नेंस लेवल पे जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं वो उसका एग्जाम्पल है। सो लेट अस स्टार्ट, फर्स्ट आर्टिकल से शुरू करते हैं। इसको मैं बेसिकली थोड़ा समराइज कर देता हूँ, इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कि ट्राउट जो है ना एक तरह का फिश है जो कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, यूरोप में इसका ओरिजिन है, ठीक है। 20th सेंचुरी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। पर्पस क्या था, स्पोर्ट्स रिक्रिएशनल पर्पस था, और दूसरा ये टेबल पे, मतलब जो
एक्वेरियम होता है ना, ये कलरफुल होते हैं, तो इसको उसके लिए भी मतलब कि इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था और अभी इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, खास करके जो नॉर्थ ईस्टर्न सॉरी नदर्न स्टेट है इंडिया के, जो जम्मू कश्मीर है, देन वी हैव हिमाचल एंड उत्तराखंड, तो वहाँ पे इसको किसान लोग जो है करेंटली 742 फैमिलीज आर इंगेज इन ट्रॉट प्रोडक्शन, ये हिमाचल का डेटा है। ओके सो हाँ, तो आते हैं, ट्रॉट एक फिश है, ये साइंटिफिक नेम है इसका, वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया टू इंकरेज स्पोर्ट्स फिशरीज, स्पोर्ट्स समझ रहे हो ना, खेलने के लिए, हम इसको रिक्रिएशन के लिए। ओवर टाइम ट्रॉट फार्मिंग टर्न इनटू अ कमर्शियल वेंचर फॉर टेबल फिश प्रोडक्शन, मैंने बताया टेबल फिश प्रोडक्शन क्या होता है, दूसरा इसको खाने के लिए भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि बस यही पर्पस है। तो अभी इसमें इशू क्या आ रहा है ना, याद रखना हिमाचल में की और 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जहाँ पे इसको जो है इसकी प्रोडक्शन की जाती है, ब्यास, सतलज एंड रावी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट इंडस के ट्रिब्यूटरीज हैं, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो पॉइंट ये है कि फ्लैश फ्लड्स बहुत आते हैं, रिसेंटली देखो तो ये डेटा है, गवर्नमेंट डेटा शो दैट देयर हैव बीन 75 फ्लैश फ्लड्स इंसिडेंट्स इन द स्टेट दिस ईयर टिल अगस्त 22, देखो कितना ज्यादा फ्लैश फ्लड आया है इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके सो अब जो है ना फ्लैश फ्लड्स की वजह से ना इशूज आ रहे हैं, इनका जो हैबिटेट होता है ना ये जान लेते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि कोल्ड वाटर स्पेसीज हैं ये, तभी तो ये नदर्न स्टेट्स में जो अधिक एल्टीट्यूड वाले, हायर एल्टीट्यूड वाले इलाकों में ये पाए जाते हैं। थ्राइविंग, और यूरोप का भी मैंने बताया ओरिजिन, थ्राइविंग इन हाई एल्टीट्यूड हिमालयन रिवर्स, ठीक है, फाउंड इन ब्यास, सतलज एंड रावी, अपर हिमालयज वाटर्स, एंड इनको जरूरत होती है क्लीन कोल्ड वाटर की जहां पे ऑक्सीजन लेवल हाई होता है, एंड स्टेबल एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब फ्लैश फ्लड में क्या होता है कि डिस्टरप्ट हो जाता है, ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो जाता है और वाटर की क्वालिटी भी खराब होती है फ्लैश फ्लड में ना, सेडिमेंट्स ले आते हैं, तो इसकी वजह से इशू आ रहा है, ठीक है। तो यही है पूरा ये मामला। ट्रॉट जो फिश है आपको समझ आ गया होगा क्या ओरिजिन है, हैबिटेट क्या है, क्या उनके साथ इशूज आ रहे हैं, रिवर्स एसोसिएटेड आपको समझ आ गया होगा। एंड एक PYQ भी आपके लिए है, और ये 2022 में गोल्डन मशीर इस पे आया था, तो देख लीजिएगा इसको एंड कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सेकंड आर्टिकल इज अगेन बिल्स टू स्टीर वाइज टू अमृतकाल। अब अमृतकाल क्या है ये टर्म मैं समझा देता हूँ कि 2022 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने रेड फोर्ट से बोला था कि 1947 में हमें आज़ादी मिली है, तो 75 ईयर्स हमने कंप्लीट कर दिए, नेक्स्ट जो 25 ईयर्स है उसमें जो है हम बहुत सारे रिफॉर्म्स करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, एंड बाय 2047 वी विल बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, ये हमारा टारगेट है। तो रिफॉर्म्स जो हो रहे हैं उसमें जो बहुत अलग अलग लेवल पे रिफॉर्म्स हो रहे हैं, मतलब आपको अलग अलग सेक्टर्स में, ठीक है, दिख रहा होगा रिफॉर्म्स। तो एक और है जहाँ पे मेरी टाइम लॉज जो है ना 5, उसको 3 नए मेरी टाइम लॉज इंट्रोड्यूस किए गए हैं और 2 को अमेंड किया गया है, और मोस्टली कॉलोनियल एरा के लॉज थे। अब गोल क्या है इन 5 को इंट्रोड्यूस करने या इनको लाने का, कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ग्लोबल अलाइनमेंट हो, लोअर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हो इंडिया में जो कि हाई है, तो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी ना, हम अपने प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में अगर बेचना चाहते हैं। बूस्ट हो पोर्ट, शिप बिल्डिंग एंड शिपिंग, ये इंडस्ट्री में मतलब फ्लरिश करे, ठीक है। तो देखते हैं, ये रहा इसके जो पर्पस है। एंड जो बिल्स है, पहला है मर्चेंट शिपिंग बिल, हमारा गोल है आत्मनिर्भर सीज, जिस तरह आत्मनिर्भर भारत है ना उसी का एक कंपोनेंट है आत्मनिर्भर सीज। ऐसे कीवर्ड्स मेंस के आंसर में लिखने से ना अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो क्या इंपॉर्टेंट है ये मैं जो समरी बनाया है, तो ये रिप्लेस करता है 1958 वाला लॉ, ठीक है। आई विल हैव टू चेक ये 1958 वाला लॉ है कि नहीं, मैं आप लोग भी इसको रीचेक कर लेना, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं एक्स्ट्रा, सो इट्स नॉट एन इशू। हाँ, बेसिक चीजें हैं, अलाइन विद IMO कन्वेंशन, वाइडर ऑनरशिप मिलेगा, इंडियन फ्लैग चार्टर्ड वेसल्स। अब चार्टर्ड वेसल्स क्या होता है कि जो वेसल्स हम लीज पे लेते हैं, मतलब कि पैसे देके जो लेते हैं कि जिसको हम यूज कर सके, रेंट पे सिंपली। एंड फोकस है सेफ्टी, सैल्वेज, ठीक है, ये पॉल्यूशन कंट्रोल, ये सारा फोकस है। और इसमें प्रोविजन है कि स्टेट मेरी टाइम बोर्ड्स, जो कोस्टल स्टेट है ना, मेरी टाइम बोर्ड्स बनेंगे, ठीक है। एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए भी प्रोविजंस होगा। सो लेट अस सी, देखो, एक्सपेंडेड ऑनरशिप कैटेगरीज विल इनेबल रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्टर्ड वेसल्स इन इंडिया, ठीक है। लॉ एम्स टू इंक्रीज टनेज अंडर द इंडियन फ्लैग, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन वेसल्स एंड बूस्ट इंडियाज इमेज एज अ रिलायबल शिपिंग जुरिस्डिक्शन, ठीक है। ये सारा पर्पस है। पहला जो लॉ है मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025। ओके, सो एक करेक्शन मुझे करना है कि जो मेरी टाइम स्टेट मेरी टाइम बोर्ड्स और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो है ना, वो इंडियन पोर्ट्स बिल में बनेंगे। यही मुझे कंफ्यूजन हो रहा था तब से, ठीक है। पोर्ट्स आर गेटवेज टू इंडिया, देखो एक इंपॉर्टेंट डेटा है, यहाँ भी डेटा है, यहाँ भी डेटा है, ये 3 डेटा आप ना पक्का जॉट डाउन कर लेना। एक तो 90% जो इंडियन ट्रेड वॉल्यूम का ना शिपिंग के थ्रू ही होता है, पोर्ट्स के थ्रू ही होता है। फर्स्ट थिंग, इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 20+ नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है। 12 मेजर पोर्ट्स जो है ना, आप आज का क्वेश्चन है, आपको उसका नाम लिखना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नदर्न वाला
सॉरी वेस्टर्न वाला और ईस्टर्न वाला। देन वी हैव गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट करती है इंडिया कोस्टल कार्गो मूवमेंट टू राइज नियरली 8 फोल्ड फ्रॉम 165 जो है 165 मिलियन टन टुडे टू 1300 मिलियन टन बाय 2047। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या डेटा कह सकते हो इस आर्टिकल में आया है। ओके, तो ये है आपका पहला आत्मनिर्भर जो सीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025, जिसमें कि ऑनरशिप में चेंजेस लाए गए हैं। आईएमओ के जो कन्वेंशंस हैं उसको हम फॉलो करेंगे, उससे इनलाइंड है। एंड देन सेल्फ रिलायंट बनेंगे एंड स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज जो है, जैसे ऑयल स्पिल क्या होता है, ऑयल स्पिल एक टर्म है जिसका मतलब है कि एनवायरमेंट में हाइड्रोकार्बन जो है ना वो रिलीज हो जाते हैं, चाहे वो पानी हो जमीन हो, तो उसके लिए भी हमने स्ट्रिक्ट जो है प्रोविजंस लाया है इस बिल के अंदर, या एक्ट कह लो। बिल एक्ट में क्या फर्क होता है, बिल जो है वो जब प्रेसिडेंट का उसको एसेंट मिल जाता है ना, इंक्लूडिंग लोकसभा राज्यसभा या स्टेट असेंबलीज की बात करो, और स्टेट असेंबलीज में गवर्नर का एसेंट मिल जाता है, तब वो एक्ट बनता है। ठीक है, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन वी हैव इंडियन पोर्ट्स बिल, और इसमें क्या है कि मेनली क्या है कि स्टेट मेरीटाइम बोर्ड बनेगा जहां डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटीज होंगी, और नेशनल मेरीटाइम सिंगल विंडो सिस्टम विल सेंट्रलाइज पोर्ट रिलेटेड डेटा एंड इनेबलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। ठीक है, ये होगा। देन वी हैव द थर्ड थिंग इज कोस्टल शिपिंग एक्ट 2025। इसमें क्या है कि एग्जेम्प्ट करेगा इंडियन वेसल्स फ्रॉम लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, दिस अलाउ मोर कार्गो मूवमेंट्स थ्रू इंडियन फ्लैग वेसल्स। जो इंडियन वेसल्स है ना उसको एग्जेम्प्ट कर देगा लाइसेंसिंग जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो इजिली वो फ्लो कर पाएंगे, मतलब आ पाएंगे, तो और जल्दी चीजें होंगी, मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, सो ये डेटा आपको पता है, मैंने डिस्कस कर ही लिया। सो यही है पूरा मतलब इस आर्टिकल का मतलब, और ये 3 इंपॉर्टेंट लॉज हैं। वैसे मैंने 2 और भी इंक्लूड किए हैं। वी हैव कोस्टल शिपिंग एक्ट 2025 जिस पे हमने चर्चा कर ही लिया है। एंड देन वी हैव कैरेज ऑफ गुड्स सी एक्ट, मॉडर्न फ्रेमवर्क के क्लियर ट्रांसफर ऑफ राइट्स लायबिलिटीज एंड लेस एम्बिग्यूटी, फ्यू डिस्प्यूट्स हो। बिल्स ऑफ लेडिंग एक्ट जो फिफ्थ है, देखो 3 तो नए बिल या एक्ट कह सकते हो, और 2 में अमेंडमेंट किया गया है, कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट सी एक्ट 2025 एंड देन वी हैव बिल ऑफ लेडिंग एक्ट 2025। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट डेटा है जो आर्टिकल से आया। ठीक है, चलते हैं थर्ड आर्टिकल पे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको तो मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले वी हैव, आपको पता है 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें क्या है कि जो मिनिस्टर्स हैं, चाहे स्टेट लेवल पे हो, सेंट्रल लेवल पे हो, मतलब यूनियन लेवल पे हो, या यूनियन टेरिटरी में जो मिनिस्टर्स हैं, इंक्लूडिंग सीएम एंड पीएम रिस्पेक्टिवली, उन सबको अगर 30 डेज के लिए वो लगातार जेल में है या डिटेन्ड है, प्लस उनके ऊपर जो जिन रीजन्स की वजह से वो जेल में है, डिटेन्ड है, वो 5 या 5 साल से ज्यादा का उसमें इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन हो, तब उनको रिमूव कर दिया जाएगा 31st डे को। ये है पूरा 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें 3 आर्टिकल्स में अमेंडमेंट होगा। पहला है, देख लो, 75, 164 एंड 239AA, जो कि दिल्ली से रिलेटेड है। ठीक है, और 2 इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री एक्ट में अमेंडमेंट होगा जो मैंने बता ही दिया पहले ही। ठीक है, तो एक तरफ तो जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात कही जो हमारे होम मिनिस्टर है। क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? बहुत ही ज्यादा कॉमन ये कीवर्ड है जिसपे यूपीएससी GS2 में एंड इवन GS4 में क्वेश्चन बना सकता है। तो इसको बोलते हैं कि स्ट्रिक्ट जो हम एडियर करते हैं ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू है, प्रिंसिपल है, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सिंपल वर्ड्स में, जिसमें कि रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारी चीजें आ जाती है। तो थिंग इज, जब इसको हम फॉलो करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। मतलब कि आपको समझ आ गया होगा, सिंपल है। अब इसी को बेसिस बनाते हुए इस बिल को, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, एंड ये बिल पास होगा 2/3 मेजोरिटी दोनों हाउसेस में। ठीक है, अच्छा, आप लोगों से पूछना है कि इस बिल पे फेडरल जो आर्टिकल 368 क्लॉज 2, क्या ये लागू होगा? इट्स माय क्वेश्चन फॉर यू ऑल। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या 50% प्लस 1 स्टेट का आपको चाहिए क्या इसको अमेंड करने के लिए? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात कही ना, तो वो बहुत बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में भी दिखा कि ऐसा होना चाहिए। उसको जो बैकग्राउंड बनाया गया, जिसमें कि 2 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, एक तो SR बोमाई केस, इन चीजों को नोटिस कर लेना, ये सब वैल्यू एडिशन है आर्ग्यूमेंट्स को और ज्यादा मतलब कि सब्सटैंटिव बनाने के लिए। सेकंड वन इज जिसमें कहा गया कि अंडरस्कोर करता है कि द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एज गाइडिंग प्रिंसिपल। ठीक है, एंड और ज्यादा प्रिसाइज एक जजमेंट आया था इस मामले से रिलेटेड, मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जहां पे कोर्ट डायरेक्टली एड्रेस करता है एथिकल डायमेंशन ऑफ मिनिस्टेरियल अपॉइंटमेंट्स, वार्निंग दैट द इंडिविजुअल्स विद सीरियस क्रिमिनल चार्जेस शुड नॉट बी इंटरेस्टेड विद एग्जीक्यूटिव पावर। ये देखो, ये और भी ज्यादा प्रिसाइज मतलब कह सकते हैं इस सेंस में जजमेंट है। ठीक है, तो ये रहा। तो इसी के आधार पे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के आधार पे, वन ऑफ द रीजंस अमित शाह ने कहा कि हमने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन अब इस बिल में जो खामियां हैं उसके लिए हमने इस पूरे आर्टिकल को चुना है। अब क्या क्या खामियां हो सकती हैं? पहला है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। इसका ये मतलब है कि गिल्टी होने से पहले ही, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल जजमेंट्स में बोला है कि जब तक आपके ऊपर ना दोष साबित ना हो जाए तब तक आप गिल्टी नहीं है। ठीक है,
तब तक आप निर्दोष हैं, सिंपल। और ये आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी के बेसिस पे कहा है, ठीक है। सो दिस थिंग इज कि आपको ये समझना पड़ेगा कि पहला तो इस जो फंडामेंटल राइट है उस पे उसको एक तरह से ये वायलेट कर सकता है, ये जो अमेंडमेंट लाया गया है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज, और इसमें इंपॉर्टेंट जो जजमेंट है लिली थॉमस केस जो आया था वो सेक्शन 8(3), जहां पे गिल्टी, हाँ ये मुझे बताना था। तो आरपीए 1951 सेक्शन 3 में क्या है, उसमें यह है कि आप जब गिल्टी, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है, जब गिल्टी वो साबित हो जाएगा ना, तब उसको रिमूव किया जाएगा, तब वो डिस्क्वालीफाई होगा। यहाँ पे क्या है ना, 30 दिन जेल में है, अभी वो साबित नहीं हुआ है इस वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, तो उससे पहले ही, मतलब गिल्टी साबित होने से पहले ही उसको हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो एक तरह से ये जो हमने लॉ लाया है पार्लियामेंट्री लॉ, उसको भी उससे भी अगर मिलाकर देखें, कंपैरिजन करें तो इनकंसिस्टेंट है मिनिस्टर्स के लिए, सीएम्स के लिए या पीएम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द सेकेंड जो प्रॉब्लम इज कंपाउंडेड बाय द बिल्स रिलायंस ऑन एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिप्शन। ये दिक्कत है। कैसे? तो द मिनिस्टर्स कैन बी रिमूव्ड ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, बट ऑटोमेटिक रिमूवल किक्स इफ सच एडवाइस इज विथहेल्ड, ठीक है। 30 दिन तक अगर आपने रोक लिया, अब देखो क्या करेगा, जो सेंटर में जिस भी पार्टी की गवर्नमेंट है और स्टेट में जस्ट सपोज की किसी अदर पार्टी की गवर्नमेंट है, तो वहां पे फ्रिक्शन होता है नॉर्मल सेंटर स्टेट रिलेशन में। तो जस्ट सपोज जिस पार्टी की गवर्नमेंट है सेंटर में 30 दिन के लिए ना, जैसे जस्ट सपोज की अपोजिशन कोई सहयोगी पार्टी, मतलब कोलिशन पार्टनर की गवर्नमेंट है इन द स्टेट, तो उसके लिए ना फेवरेबल चीजें करेगा सेंट्रल, जो मतलब कि जैसे आपको पता है ना कि डिटेन करने के लिए या जो सेंट्रल एजेंसीज हैं ईडी एंड ऑल, उस पर भी बहुत बार सवाल उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। तो उन चीजों में आपको दिखेगा कि एक तरह से ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर देता है, ठीक है, खास करके सेंटर को। अब यहाँ पे क्या है कि मिनिस्टर्स कैन बी रिमूव्ड ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, बट ऑटोमेटिक रिमूवल किक्स इन सच एडवाइस इज विथहेल्ड। अब प्राइम मिनिस्टर मे सील्ड एलाइज फॉर 30 days, ये देखो, while a hostile chief minister may allow rivals to fall by the automatic rule। ऑटोमेटिक रूल क्या है कि 30 दिन तक अगर डिटेन रहे तो बाहर हो जाएंगे आप। थर्ड थिंग इज इनकंसिस्टेंसी इन ट्रीटमेंट। किसके बीच में? एक तरफ जो एमएलएज हैं और एमपीज हैं, और एक तरफ जो मिनिस्टर्स हैं, सीएम्स हैं और या पीएम हैं, उनको जो ट्रीट किया जा रहा है, यही बात हमने उठाया ना इधर। तो इसको और बेटर वे में यहाँ समझाया गया। यहाँ पे तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की बात थी, इसीलिए एक अलग पॉइंट यहाँ निकाला गया इस इनकंसिस्टेंसी में। देन द फोर्थ थिंग इज रिवॉल्विंग डोर। अब इसमें क्या होता है कि एक प्रोविजन जो रिमूव करने का दिया है, तो अगर आप गिल्टी साबित नहीं होते तो आपको फिर से बना दिया जाएगा सीएम, मिनिस्टर या पीएम, ये भी पावर है इस बिल में। अब दिक्कत क्या है ना कि जस्ट सपोज कि 31st डे पे किसी सीएम को हटा दिया, रिमूव हो गया वो बिल के अकॉर्डिंग, एंड कुछ दिनों के बाद में वो फिर से उसके ऊपर गिल्टी जो है ना, गिल्ट साबित नहीं कर पाते हो, तो फिर से वो बन गया। तो इस बीच में ना एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल जो गवर्नेंस है वो तो डिसरप्ट हो गया ना। तो ऐसा प्रोविजन ये भी इशू क्रिएट कर सकता है। तो आपको यहाँ पे 4 अच्छे पॉइंट्स दिखे हैं, इन चारों को लिख लो, जो शॉर्ट नोट्स है ना, बनाते हो ना डेली, बता दीजिएगा बनाते हो कि नहीं। फिर भी हैव ये एडीआर का डेटा है, इसको आप लिख लीजिएगा, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। एंड देन उन्होंने 2 रास्ता भी बताया इस बिल को और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो पहला ये है कि वन पाथवे कुड बी अ लिंक रिमूवल नॉट टू अरेस्ट, नहीं करना अरेस्ट, मतलब रिमूवल के लिए अरेस्ट रीजन नहीं होना चाहिए। इंस्टेड टू जुडिशियल माइलस्टोन सच एज फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, फ्रेमिंग कर दे चार्जेस तब आप इसको हटाओगे, ये जो रिमूव करोगे। सेकेंड थिंग इज इंडिपेंडेंट रिव्यू मैकेनिज्म, जैसे कि ट्रिब्यूनल या जुडिशियल पैनल बना सकते हैं। ये 2 चीजें उन्होंने बताई है सॉल्यूशन के लिए इस बिल में, हम चेंज कर सकते हैं या उसको और बेटर कैसे बना सकते हैं। सो यही है पूरा ये आर्टिकल। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो, और मेंस के लिए क्वेश्चन भी मैंने दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया एंड द वर्ल्ड इन डेयरी, ये 4th है ना। हाँ, सो सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादा इसमें समय नहीं लूंगा, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन किया गया है, तो इंडिया का जो प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस है ना मिल्क में, अगर हम कंपेयर करें यूएस के साथ, यूरोपियन कंट्रीज के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, तो हमारा जो ना जितना मिल्क प्राइस है ना वो थोड़ा सस्ता है। अब सस्ता क्यों है उसका एक रीजन है, व्हाई इंडियाज प्राइसेस आर लोअर्स, इसमें इस पूरे आर्टिकल में इसको डिस्कस किया गया है। तो मैं एक तरह से समरी बता रहा हूँ कि लो कॉस्ट फैमिली लेबर होती है इंडिया में, लोअर फीड कॉस्ट होते हैं, एंड मिनिमल मैकेनाइजेशन है, तो पैसे कम लगते हैं मिल्क प्रोडक्शन या डेयरी प्रोडक्ट्स जो हम बनाते हैं, मेनली मिल्क की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब जब बट यहाँ पे जो ना ये जो लो कॉस्ट फैमिली लेबर है ना, देखो द डेयरी फार्मर बेसिकली सिक्स टू रिकवर ओनली पेड आउट कॉस्ट, जिसमें कि फीड में जो खर्चा हुआ, हायर्ड लेबर में जो खर्चा हुआ, वेटेरिनरी केयर जो है उसमें खर्चा हुआ, बट वाइल नॉट इंप्यूटिंग एनी वैल्यू ऑन फैमिली लेबर जो लगता है, या आपने जो जमीन दे रखी है। यूएसए में ये सारी चीजें इंक्लूड हो रही है, यूएसए के फार्मर्स जो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये इंक्लूड हो रही है। तो ये मॉडल जो इंडियन मॉडल है ना, ऑल्दो हमारा सस्ता है, लो कॉस्ट है मिल्क का पर लीटर, बट ये वाइबल नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में विथ फार्म लेबर बिकमिंग इंक्रीजिंगली स्कार्स एंड एक्सपेंसिव, लेबर जो है ना महंगा होगा, और लोग जो है ना शिफ्ट हो रहे हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर से अदर जो 2 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो एंड सर्विस सेक्टर हो, तो महंगा होगा तो फिर प्राइस भी बढ़ जाएगा ना। जस्ट मतलब लॉजिकली सोचिए इस चीज को। फार्म गोज अप विद राइजिंग एजुकेशन, इवन फैमिली लेबर हैज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब यूएसए में क्या है कि कितने लोग हैं फार्मिंग सेक्टर में, मात्र इतने डेयरी फार्म्स हैं, 24,470 डेयरी फार्म्स हैं। इंडिया में क्या है ना कि
इंडिविजुअल लेवल पे फार्मर्स ऐसा करते हैं। 9.3 मिलियन कॉज हैं यूएसए में 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग। इंडिया में क्या है कि 110 मिलियन कॉज एंड बफेलोज हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉज नहीं है, मतलब जो मिल्क दूध जो देते हैं उसमें दोनों इंक्लूडेड है इवन यूएसए में। बट 50 मिलियन फार्मर्स इंगेज्ड हैं। यहाँ पे 24,470 डेयरी फार्म्स हैं, तो बहुत कम फार्मर्स होंगे यहाँ पे कंपैरिजन में, तो ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने सॉल्यूशन भी बताया। क्या बताया सॉल्यूशन? कि इंडिया को अपने डेयरी जो सेक्टर है उसमें क्या करना है कि मिल्क यील्ड्स, ऑल्दो प्राइस कम है बट यील्ड जो इंडिया का कम है, ये यूएसए न्यूजीलैंड इन सब चीज़ों में बहुत आगे है। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या बताया कि जेनेटिक इंप्रूवमेंट एंड न्यू ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी हमें यूज करना चाहिए। ऑन फार्म कल्टीवेशन ऑफ हाई टनेज प्रोटीन रिच ग्रीन फॉडर प्रोवाइड कराना चाहिए कि अच्छा क्वालिटी दूध और ज़्यादा निकले, ज़्यादा आए, मिले हमें। एंड focus has to be on reducing the cost of milk production so as to maintain a global competitiveness of India's dairy sector which cannot be based on the cheap labor alone। ये बस एक वाइबल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अब एक चीज़ और है, इस आर्टिकल में कुछ डेटा है तो उसको आप देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक डेटा है कि फार्म गेट जो शेयर मिलता है जैसे गुजरात में अमूल की वजह से वो 55.57, जो अच्छी बात है, इंडिया में मिलता है। फार्म गेट क्या होता है कि जब दूध आप अपने फार्मर अपने गेट पे बेचता है, ठीक है, तो उसको रिटर्न में इतना मिल जाता है। यूएसए में ये 35% ही है। बस यही एक दो डेटा है एंड यही कंटेक्स्ट है, मेन जो है समरी इधर ही है, ठीक है। अब हम आते हैं तमिलनाडु स्कूल इंट्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म्स विद क्यूआर कोड। देखो मेंस इनरिचमेंट के लिए डेली में कुछ डालता हूँ जिसको आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट इज स्कूल यूनिफॉर्म से क्या होगा? दिस स्टेप इज इंटेंडेड टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ आवर चिल्ड्रन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द स्कूल प्रीमिसेस इन केस ऑफ इमरजेंसीज इफ अ चाइल्ड इज लॉस्ट। मतलब उनके यूनिफॉर्म पे क्यूआर कोड होता है, कैन क्विकली आइडेंटिफाई देम एंड कॉन्टैक्ट द स्कूल। यही है इसका यूसेज। और इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, अटेंडेंस के लिए यूज कर सकते हैं, क्यूआर कोड से कर सकते हैं ना, ठीक है। और भी चीज़ें हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करके इनोवेट किया जा रहा है जिससे कि एजुकेशन को और एक्सेसिबल और बेटर और सेफ्टी भी हम बच्चों का इंश्योर कर सके। एक और सुंदर सा आर्टिकल है कि डेनमार्क ने क्या किया है कि 25% 2021 सर्वे फाउंड 25% ऑफ डेनमार्क्स फोर्थ ग्रेड वर वीक रीडर्स स्ट्रगलिंग टू रीड केयरफुली क्रिटिकली, सॉरी। सो ऐसा पाया गया तो उन्होंने डिसाइड किया क्या कि जो बुक्स पे वो टैक्स लेते हैं ना, जो फिजिकल फॉर्म्स में बुक होते हैं, तो आजकल पीडीएफ फॉर्मेट में हमें मिलता है, तो टैक्स ही रिड्यूस कर दिया। कम पैसे लागत होगी तो बच्चे उसको खरीदेंगे और वो जो इंटरनेट पे स्क्रीन पे टाइम दे रहे हैं वो आकर किताबों पे वापस हुए। और रीडिंग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं ऑन जो फिजिकल रीडिंग होते हैं, आप सबको भी पता होगा। मुझे बता दो 3-4 जो बेनिफिट्स हैं जो यहाँ तक आ गए इस वीडियो को देख रहे हैं। जो फिजिकल जो हम रीड करते हैं एज कम्पेयर टू जो हम डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ते हैं उसमें क्या फ़ायदा है, ठीक है। सो यही है। इसको आप GS2 में GS4 में एज एन एग्जाम्पल अच्छा इनोवेशन जो सरकार मतलब गवर्नमेंट लेवल पे की जा रही है उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको जरूर लिख लेना। GS2 एजुकेशन क्वेश्चन दिखता है, इनोवेशन टेक्नोलॉजी कैसे कर सकते हो चेंजेस और बेटर कैसे इंक्लूसिव कैसे बना सकते हो, इस पर आज का ये क्वेश्चन है, ठीक है। एंड देन वी हैव द आंसर्स। इसको आप लोग ABCD जो भी है अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। द डायमेंशन फैक्ट्री का 4th डे था। आप लोगों से एक्सपेक्टेशन होगी कि आप लोग अगर इसे देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करो। अच्छा लगता है, मतलब लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसको आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हो। सेकेंडली जो भी ब्रेनस्टॉर्म किया, जो भी लिखा, बिना हेजिटेशन के, बिना किसी के जज करने के डर से उसको आप पोस्ट करो हमारे इस ग्रुप पे जिसका लिंक मैंने प्रोवाइड करा दिया है डिस्क्रिप्शन में। सेकंड लिंक जो है वो डायरेक्टली आपको इस ग्रुप पे ले जाएगा जहाँ पे मैं अलाउ करता हूँ कि आप अपनी कॉपीज कितना भी एवरेज आंसर लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट स्टार्ट करो इस जर्नी को, इस रिवॉल्यूशन को जो हम ट्राई कर रहे हैं टॉपर्स कॉपीज के थ्रू आपके लिए लाए, उस चीज़ को आप स्टार्ट करो, ठीक है। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर कल। ध्यान रखिए आप लोग।